हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, भारतीय विचारक हैं, मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं और पहले सही तरीके से एकेडमिक यानी कि जिन्होंने उसी विषय से अपनी शिक्षा दीक्षा भी ली थी, ऐसे जो मानव शास्त्री हैं वो हैं D.N. मजूमदार। तो प्रथम पंक्ति के जो मानव शास्त्री हैं उनकी श्रेणी में ये आते हैं। आज हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि समाज शास्त्र के सिलेबस में इनसे भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर समाज शास्त्र के सिलेबस की बात करें तो उसमें D.N. मजूमदार जो हैं अर्थात धीरेन्द्र नाथ मजूमदार एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी रही हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऐसा फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे उनकी इमेज देख सकते हैं और यहाँ मैं बता दूं कि अगर D.N. मजूमदार की बात आती है तो दो बातें मन में बैठती हैं। पहली ये कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, तो जब भी अगर यूपी से रिलेटेड कोई परीक्षा होती है तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। दूसरा ये है कि ये राधा कमल मुखर्जी के लगभग समकालीन विचारकों में से माने जाते हैं, तो ये उनके साथ ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे हैं। तो ये आप लोग दो फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार अर्थात जिन्हें D.N. मजूमदार या फिर सिर्फ मजूमदार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनका जन्म 3 जून 1903 में पटना में हुआ था। वह ढाका जिले के निवासी थे। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से नृविज्ञान की MA की परीक्षा वह प्रथम श्रेणी में प्रथम आए थे, तो फर्स्ट डिवीज़न से ये पास हुए थे। 1928 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट दिख रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये रिलेटेड हैं। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र का जो विभाग था उसके प्राध्यापक ये नियुक्त किए गए थे 1928 में। ओके 1946 में वह नृविज्ञान के रीडर बनाए गए और 1950 में प्रोफेसर बनाए गए। 1950 से 51 में उनकी अध्यक्षता में नृविज्ञान विभाग अर्थात एंथ्रोपोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उसकी स्थापना की गई थी और वह आर्ट्स फैकल्टी के भी डीन थे जब वह 31 मई 1960 में उनका देहावसान हुआ था। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स थे, ये भी हम लोग थोड़ा इनके एकेडमिक से देख लेते हैं रिलेटेड। तो 1935 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कोल्हन के हो लोगों की, हो जो जनजाति है, लोगों में सांस्कृतिक संपर्क तथा असंस्करण पर हार्डसन के निर्देशन में तैयार की गई थीसिस पे उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। 1941 और 46 के बीच डॉक्टर मजूमदार ने तत्कालीन संयुक्त प्रांत अविभाजित बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ, ये एरिया थे, में लगभग 10,000 लोगों के मानवमितीय माप के लिए और उनके रक्त समूहों का अध्ययन किया था। तो इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। और ये पहले एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी शिक्षा भी जो है वो एकेडमिक जो इनका रहा है वो मानव शास्त्र से ही रहा। तो बाकी आप लोग ऐसे थिंकर्स देखेंगे, जैसे हम घुरिये की बात करें या दूसरे थिंकर्स की, तो उन लोग की पढ़ाई जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में हुई थी लेकिन वो लोग इस फील्ड में अपना योगदान दिए हैं। लेकिन D.N. मजूमदार एक ऐसे थिंकर हैं जो कि ये प्रथम पीढ़ी के मानव शास्त्रियों में भी माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने उसी फील्ड में अपना एकेडमी भी कंप्लीट किया था, यानी अपनी शिक्षा दीक्षा भी उसी फील्ड से ही उन्होंने लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस समय में ये 10,000 लोगों के मानवमितीय माप लिए गए थे और रक्त समूहों का अध्ययन किया गया था। पहला हमें लगता है कि इतना व्यवस्थित अध्ययन उस समय का रहा है। अकेले किसी भारतीय निवेदिता ने इतने अधिक लोगों के माप आज तक नहीं लिए हैं। तो देखिए आप लोग अगले लाइन में इसका फैक्ट्स भी मिल गया है। जाति विज्ञान अर्थात एथनोग्राफी संबंधी उनका कार्य जो है वो बहुमूल्य है। हो लोगों के, यहाँ हो जनजाति की बात बार बार आ रही है। इसके अलावा वो जौनसार बाबर के खसों तथा दुद्धि
अर्थात दक्षिणी मिर्ज़ापुर के ये लोग होते हैं कि कबीलों के बारे में भी उनका ज्ञान अगाध था, यानी इस पे भी इनका अध्ययन रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हो लोगों के अलावा जो जौनसार बाबर परगना की बात होती है, इनके खसों के और जो दक्षिणी मिर्ज़ापुर के दुद्धी लोग हैं उनके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। ओके, उन्होंने 1939 में लाहौर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में नृविज्ञान तथा पुरातत्व अनुभाग की अध्यक्षता की थी। 1941 में वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया के फेलो चुने गए। 1956 में वह भारतीय समाजशास्त्र सम्मेलन के अध्यक्ष थे। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों से विभिन्न रूप से संबंधित होने के अतिरिक्त वह नृविज्ञान की केंद्रीय सलाहकार परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के कार्यकारी मंडल आदि के भी सदस्य थे। इनका ऐसा देखा जाए तो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे देशों में इनका अपना व्याख्यान भी दिया गया है। डॉक्टर मजूमदार रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के फेलो थे। 1952 में भारतीय नृतत्ववेत्ताओं के अग्रणी के रूप में उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित हुई, जब न्यूयॉर्क में नृविज्ञान की प्रतिष्ठा विषयक विश्वव्यापी सर्वेक्षण के लिए वेनर ग्रेन फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में उन्हें भारत, पाकिस्तान, बर्मा तथा सिंघल के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कितनी ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, कितनी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, एक वेल नोन फेस रहे हैं, चाहे वो इंडिया के लिए रहा हो या वर्ल्ड के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रहा हो। 1953 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्हें विदेशी फेलो निर्वाचित किया था। वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे। उसी वर्ष फ्रांस में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र कांग्रेस में भाग भी लिया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनके बारे में देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो यही आप लोगों को फैक्ट निकल के आता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानव शास्त्र विभाग की स्थापना करने वाले माने जाने विज्ञानी, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, विज्ञानी जो हैं वो मजूमदार रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मिस टाइपिंग है, ये थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, मजूमदार लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रख्यात समाज वैज्ञानिक राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी अर्थात धूटजी प्रसाद मुखर्जी के समकालीन थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर कभी समटाइम्स जो यूपी की परीक्षाएं होती हैं या यूपी क्या कहीं दूसरे भी अदर स्टेट में जो परीक्षाएं होती हैं तो उसमें ये पूछ दिया जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से कौन कौन ऐसे विचारक हैं जो कि संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप लोग एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि मजूमदार तो हैं ही हैं, और ये मजूमदार ही हैं जो लखनऊ के पास में एक मोहाना नामक गाँव है, वो उसका भी अध्ययन इन्होंने किया था। आगे हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो और ये राधा कमल मुखर्जी हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं, और डीपी मुखर्जी। तो ये नाम ऐसे हैं जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं। ओके, 1924 में वे छोटा नागपुर के निजाति शास्त्री एस.सी. राय के संपर्क में आए तथा वहाँ की हो जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था। तो ये एक ऐसे विचारक रहे एस.सी. राय जिनसे इनका काफ़ी ज़्यादा ये कहेंगे एस.सी. राय का प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है, और जो इन्होंने हो जनजाति का अध्ययन किया था जिस पे इन्होंने आगे चल के अपनी थीसिस भी कंप्लीट की इसी अध्ययन पे। तो ये आप लोग देखेंगे कि एस.सी. राय से ही जीवन पर्यंत एस.सी. राय का प्रभाव इनके ऊपर दिखा है, ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं एस.सी. राय से। 1928 में मजूमदार की लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में आदिम अर्थव्यवस्था के व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हुई। लगभग 5 वर्ष बाद 1933 में वे इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एस.सी. हेडन के निर्देशन में शोध कार्य अपना 1935 में पूरा किया था, जो कि इनकी पीएचडी के लिए सर्टिफिकेट दिया, उपाधि प्राप्त किए। ये उनके शोध का जो विषय था वो था हो जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कल्चरल चेंज इन हो ट्राइब्स।
तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मजूमदार ने अपने शोध अध्ययनों में क्या आखिर में पर्सपेक्टिव को अपनाया है, तो संरचनात्मक प्रकार्यवादी पर्सपेक्टिव को इन्होंने अपनाया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। मजूमदार प्रसिद्ध मानव शास्त्री बी मैलिनोस्की के संस्कृति के प्रकार्यवादी सिद्धांत से भी काफ़ी प्रभावित थे। तो ये कुछ समय के लिए बी मैलिनोस्की के भी संपर्क में आए थे, और आप सभी को पता है कि बी मैलिनोस्की ही एक ऐसे थिंकर माने जाते हैं, ब्रोनिस्लाव मैलिनोस्की, जो कि जो क्षेत्रीय कार्य रहा है या क्षेत्रीय शोध है, वो उन्हीं की शुभारंभ माना जाता है, वहीं से प्रारंभ हुआ था। और मजूमदार को आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी कुछ ट्राइब्स पे फील्ड वर्क अपना किया है। तो जो संस्कृति का प्रकार्यवादी सिद्धांत है, इससे मजूमदार काफ़ी कुछ प्रभावित थे ब्रोनिस्लाव मालिनोस्की के। 1945 में मजूमदार ने लखनऊ में मानव शास्त्र की एक अग्रणी संस्था एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी की स्थापना की थी, और 1947 में स्टोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक मानव शास्त्र पत्रिका की शुरुआत की थी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोलॉजिस्ट लिखा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होना चाहिए, या फिर थोड़ा रिकरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ईस्टर्न एंथ्रोलॉजिस्ट ही शायद दिया है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि क्या कैसा एंथ्रोलॉजिस्ट है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ओके, जाति की प्रस्थिति और पद, यहाँ पे एक इनका कथन है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जाति की प्रस्थिति और पद इस बात पर निर्भर है कि उसमें किस परिणाम तक रक्त की शुद्धता पाई जाती है। ये कथन जो है ये डी.एन. मजूमदार का है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति को भारत की सबसे आदिकालीन निवासी माना है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या फिर इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति को भारत का सबसे आदिम निवासी माना है या आदिकाल का निवासी माना है, तो वो डी.एन. मजूमदार हैं। ओके, मजूमदार का उत्तर प्रदेश की कोरबा, थारू और खस, यहाँ पे खासा भी इसे बोलते हैं या फिर खस। हमने जब रावत पब्लिकेशन की जो मैंने बुक देखी है तो वहाँ खासा लिखा गया है, लेकिन बहुत जगह पे खस भी है। तो जौनसार बाबर क्षेत्र के जो खस हैं उनका भी अध्ययन रहा है। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र के गोंड का भी इन्होंने अध्ययन किया है, और गुजरात के भीलों के बारे में भी इनका अध्ययन रहा है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्होंने अपने अध्ययन किए, स्टडी किए हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सिर्फ अगर मजूमदार की बात आती है तो ख़ास करके जो माइंड में आता है वो मोहाना ही आता है, जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है, कि वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया था। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हो पे तो इनकी थीसिस ही रही है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि और भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया है। मीन्स ये देखेंगे तो आप लोग पहले ही ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे डिस्कस किए थे। एक मिनट, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो दिया था कि अविभाजित जो भारत का जो जो मध्य प्रदेश के एरिया का जो प्रोविंस पूरा था, अविभाजित जो एरिया था, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ पूरे एरिया का लगभग अध्ययन किया है। तो इसके लिए मैं एक मिनट, ये पॉइंट कहाँ था, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, ये तो आप लोग देखे हैं। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संयुक्त प्रांत के अविभाजित बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो स्टडी करने का जो एरिया था, अध्ययन करने का फील्ड वर्क जो था, वो काफ़ी एरिया में फैला हुआ था। तो इससे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, अंदाज़ा कि ये एमपी, गुजरात, यूपी, ये काफ़ी कुछ एरिया कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कोरबा, थारू और जो जौनसार बाबर क्षेत्र है वहाँ का खस, मध्य प्रदेश के जो बस्तर क्षेत्र के गोंड हैं उनका भी अध्ययन है, गुजरात के भीलों का भी अध्ययन इन्होंने किया है।
ओके। मजूमदार ने माना है कि मेलानेशिया के लोगों की भांति ही जो भारतीय जनजातियां हैं, विशेषकर हो और मुंडा, ये भी माना जैसी एक अलौकिक, अदृश्य और एक अवैयक्तिक टाइप के कहेंगे, क्योंकि वैयक्तिक तो नहीं होगा, यानी जो हमसे परे है, ऐसी शक्ति में विश्वास प्रकट करती हैं और जिसे वे बोंगा कहते हैं। तो इसी आधार पे उन्होंने बोंगावाद का विचार भी दिया है। तो बोंगावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये डी.एन. मजूमदार ने दिया है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। मजूमदार ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए मार्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब ये मार्ग क्या है? तो इसको मैं लिखती हूँ MARC, ये है मार्ग। अब मार्ग से क्या होगा? M से जैसे मैन है, एम से मैन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैन है। ए से इन्होंने एरिया माना है। आर से इन्होंने रिसोर्सेज माना है। और सी से इन्होंने, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, सी से इन्होंने कोऑपरेशन माना है। ओके। तो इन्होंने इस तरीके से मैन, एरिया, रिसोर्सेज, कोऑपरेशन, ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके। तो इन्होंने ये मार्ग की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने माना था कि जो भारतीय संस्कृति है उसको हमें समझने के लिए वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, उस एरिया को समझना पड़ेगा, वहाँ पे कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, हमें उसको भी देखना पड़ेगा, और किस प्रकार कोऑपरेशन वहाँ पे देखने को मिलता है ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो मार्ग की अवधारणा जो है वो मजूमदार के द्वारा दी गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मजूमदार ने सांस्कृतिक स्तर के आधार पर भारतीय जनजातियों को 3 वर्गों में बांटा है। ये 3 वर्ग कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि वे जनजातियाँ जो ग्रामीण और नगरीय समुदायों से सांस्कृतिक मामलों में बहुत दूर हैं, यानी कि उनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है, ऐसी भी जनजातियां हैं जो कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय दोनों से सांस्कृतिक मामले में बहुत दूर है, अर्थात जो उन्नत समुदायों के संपर्क से परे रही हैं, यानी कि बिल्कुल कटी हुई हैं। उनको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई संस्कृति हो सकती है। न ग्रामीण संस्कृति के बारे में उनको पता है, ना ही नगरीय संस्कृति के बारे में पता है। दूसरा, वो कहते हैं कि वे जनजातियां जिन पर ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा है और जिनके कारण उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो इन्होंने कहा कि एक जनजातियों की वे भी कैटेगरी है जो कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, उन दोनों का प्रभाव उनके पे पड़ा है और जिससे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं भी उठा रहे हैं या झेल रहे हैं। तीसरी कैटेगरी इन्होंने कहा कि वे जनजातियां जो ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति के संपर्क में तो आए हैं, लेकिन उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, यानी संपर्क में आते हुए भी उनके ऊपर कोई इन ग्रामीण और नगरीय संस्कृतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ऐसी 3 इन्होंने कैटेगरी जनजातियों की बताई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके अब हम लोग कुछ बुक्स देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूँ कि इनके बारे में हिंदी में कंटेंट मुझे ऑनलाइन कहीं नहीं मिला। तो कुछ कंटेंट जो है वो मैं अलग अलग किताबों से मैंने कलेक्ट किया है। कुछ मैंने जो ऑनलाइन कंटेंट थे उनका मैंने ट्रांसलेशन किया है, उसके बाद से इतने कंटेंट मैं तैयार कर पाई। यहाँ पे बुक्स को हम लोग देखेंगे तो द अफेयर्स ऑफ अ ट्राइब, अ स्टडी इन ट्राइबल डायनेमिक्स, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बुक द फॉर्चून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स। नेक्स्ट बुक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये आप लोग लिखते जाइएगा। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो डी.एन. मजूमदार जस्ट एक पेज में आई थिंक ये समराइज हो जाएंगे, आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट महानलोबिस, ये इनके द्वारा एक आप लोग देख सकते हैं मजूमदार और पीसी महानलोबिस, डी.एन. मजूमदार, C.R. राव, इनके द्वारा एक सर्वे किया गया था
एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी इनका कुछ अगर नाम आता है कि एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस से संबंधित कौन कौन से थिंकर हैं, तो ये तीनों आप लोगों को दिख रहे हैं, CR राव, DN मजुमदार और CP महालनोबिस। ओके, ऑलरेडी महालनोबिस के बारे में हम लोग किसी लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। ओके, रेस रियलिटीज़ इन कल्चरल गुजरात। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बुक ही इनकी गुजरात के टाइटल से है, तो गुजरात में इनका अध्ययन रहा है। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, ये DN मजुमदार और TN मदान दोनों लोग मिलके लिखे थे। तो ये है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत सारे परीक्षाओं में ये बुक पूछा गया है। सोशल कॉन्टोर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी, सोशल सर्वे ऑफ कानपुर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है कि कानपुर का भी इन्होंने एक सोशल सर्वे किया है। ये है सोशल कंटोर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे भी अगेन थिंकर हैं, क्लाइमपुडी करके हैं, R राव और DN मजुमदार हैं। इन्होंने रेस एलिमेंट करके इन बंगाल अ क्वांटिटेटिव स्टडी रही है ये इनकी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी एक क्वांटिटेटिव स्टडी भी है जो कि रेस एलिमेंट्स इन बंगाल के नाम से है। ओके, ये तो ई बुक इनकी आप लोगों को पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 1962 में हिमालयन पॉलीएंट्री करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, स्ट्रक्चर फंक्शनिंग एंड कल्चर चेंज। तो ये बुक आप लोग याद रखिएगा। ओके, हम लोग कुछ फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं जिससे कि कुछ बुक्स के नाम तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी करके है, DN मजुमदार की। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, DN मजुमदार, द फॉर्चून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये भी DN मजुमदार की एक बुक है जो कि वहाँ पे नहीं लिखा गया था, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। हिमालयन पॉलीएंड्री, ये आप लोग देख सकते हैं, DN मजुमदार का। ओके, रेशियल प्रॉब्लम्स इन एशिया। तो यहाँ पे आप लोग दो नाम देख सकते हैं, इरावती कर्वे और DN मजुमदार, ये दो लोगों ने मिलके और रेशियल प्रॉब्लम्स इन एशिया लिखा है। ओके, नेक्स्ट बुक देखते हैं, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया और सोशल कंटूर्स ऑफ एंड इंडस्ट्रियल सिटी, DN मजुमदार की। तो दोस्तों ये आज DN मजुमदार के बारे में इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को तैयार करना। और आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके भी हमें बताया करिए और अपने दोस्तों में आप लोग शेयर किया करिए। धन्यवाद।